बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम और इस्लामाबाद इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो के प्रोग्राम सोशल टेक की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो अभी मौजूदा क्राइसिस जा रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस के अलावा जो नेचुरल क्राइसिस जा रहा है, सैलाब और फ्लडिंग और फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन जितने भी हमारे मैदानी इलाके हैं, जनूबी पंजाब और फिर सिंध के अंदर और फिर साथ ही KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों में और फिर बहुत ही ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर एक सैलाबी सूरत हाल है। और इस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली 400 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये वो हैं जो अभी रिपोर्टेड हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारे जितनी भी हुकूमती मशीनरी है, हुकूमती लोग हैं, चाहे वो अभी करंट सिस्टम हो या पास में सिस्टम हो या जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ और जो भी हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे बने हुए हैं, वो सारों की क्या है कि बेहिसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि कैसे इस जितना भी ये नुकसान हो रहा है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए या लोगों के दुखों का मुदावा किस तरह किया जाए। यानी सूरत हाल ये है कि ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि अगर ये तस्वीरें अगर किसी और मुल्क में होती हैं तो एक क्या है कि इंटरनेशनल मोमेंटम जनरेट हो जाता है उन चीज़ों को और डिस्कस करने के लिए, उसकी हेल्प आउट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि पूरा एक हफ़्ता हो गया है, अभी तक हुकूमत की तरफ से सिवाय एक तो जो हुकूमती बयानात होते हैं या जिस तरह होता है इसके सरकारी तौर पर कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला साहब हेलीकॉप्टर पर जाएंगे और ऊपर से नज़ारा करके वापस आ जाएंगे, बल्कि हमारा जो दोस्त मुल्क है इंडिया में उसमें तो मज़ीद शुगल होता है कि मोदी साहब जब किसी हेलीकॉप्टर पर जा रहे हैं तो विज़िट करने का उनको शायद मौका नहीं मिला तो एडिट करके तस्वीर इशू करती कि जी सैलाबी इलाकों के अंदर जो है ना विज़िट हो रहा है। तो पाकिस्तान में क्या है कि मासूम बच्चे जो हैं उनकी लाशें पानी में तैर रही हैं, बल्कि कल तो एक और दिल दुखा देने वाली वीडियो सामने आई कि सयाजुल हक साहब गए हैं गुड्डू बैराज या उसमें सैलाबी रैली का मुआयना करने, तो वहाँ उसके भंवर के अंदर 5-6 लाशें घूम रही हैं। यानी इंसानियत की जो कदर है हमारे मुल्क के अंदर इतनी ख़त्म हो चुकी है कि बेहिस हो चुके हैं हम सारे लोग भी और हुक्मरान भी कि उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बेसिकली ये जो सैलाब है कोई नई बात नहीं है। यानी पाकिस्तान पिछले 8-10 साल से आप कह लें कि बहुत ज़्यादा जो है सैलाबी सूरत हाल से उसको सामना करना पड़ रहा है और ये बेसिकली लिंक है क्लाइमेट चेंज के साथ। यानी मौसमियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे पाकिस्तान का जो मानसून है वो पहले क्या होता था कि सपोज़ वो 2 महीने पर मुहित होता था या 1 महीने पर मुहित होता था तो वो सुखड़ गया है। अब क्या है कि बारिश उतनी होती है लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हो रही है और उसकी जो मैनेजमेंट है पिछले 10-12 साल से उसके ऊपर कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। अब जब भी पाकिस्तान में आता है कि जी बारिशें हो रही हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, तो सबसे यही होता है कि जी डैम बनाया जाए और जो भी पॉलिटिशियंस भी होते हैं उनकी भी जो पॉलिटिक्स होती है वो ये डैम्स के ऊपर चल रही होती है। लेकिन जो इंटरनेशनल अभी आप कह रहे हैं कि जो मॉडर्न कंसेप्ट आते जाते हैं और उसमें रिसर्च है कि जो बड़े डैम्स हैं उनको इनकरेज नहीं किया जाता। एक तो क्या है कि आपकी बहुत ज़्यादा लैंड उसके अंदर वेस्ट हो जाती है, फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। यानी पाकिस्तान अभी जो दयामर भाषा डैम बना रहा है उसकी फंडिंग के लिए हमें वर्ल्ड बैंक और बहुत से इदारों से क्या है कि जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ती है, उसकी अप्रूवल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। बल्कि हमारे मुल्क में तो एक कह लें कि पिछले चीफ जस्टिस साहब भी आए, उन्होंने भी डैम के नाम पर अवाम को उल्लू बनाया और पत्नी डैम फंड को शुरू किया और उसके ज़रिए भी एक पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेन करते रहे और एंड पर क्या हुआ कि कोई ख़ास फंडिंग भी नहीं आई और सारा कुछ वो हुआ। अभी यानी पाकिस्तान के पिछले आप कह लें कि जो फ्लडिंग है और इसकी वजह से तकरीबन $16 बिलियन का लॉस हो चुका है और हर साल यानी इस सैलाब के साथ हमारे पाकिस्तान के जो हैं 1.5-1.2 या $2 बिलियन तक का क्या है कि इंसानी जानों के अलावा इकनॉमिक लॉस हो जाता है। और आपको यानी कॉमन वर्ड्स में बताएं कि $1 बिलियन कितना होता है, तो इस वक्त हमारी हालत ये है कि हम IMF से $1 बिलियन तक मांगने के लिए सारी हमारी तगदो चल रही है, पूरा मुल्क उसके ऊपर दाव पर लगा हुआ है। और इवन अभी खबरें हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई किस्त रिलीज़ कर दे। तो यानी एक तरफ यानी देख रहे हैं कि $1 बिलियन के लिए
اتنا کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہمارا اپنا لاس ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے. ہمارے ملک میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج بنی ہوئی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا جو منسٹر ہے وہ کون ہے. اس وقت شری رحمان صاحب منسٹر ہیں. ابھی بھی آپ ان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں, اس فلڈ کے اوپر جتنے بھی ابھی ڈیزاسٹر چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی خبر آپ کو نہیں ملے گی. دوسری طرف جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے بنے ہوئے ہیں NDMA وغیرہ, اور اس سے پہلے آپ کہہ لیں کہ ایک اور اسی طرح کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ بنا تھا ایرا ارتھ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی وغیرہ, تو وہ بھی کیا ہوا کہ فنڈز لیے اور کھا پی کر چلے گئے. اسی طرح NDMA کا حال ہے. ابھی پچھلے ریسنٹلی ایک جنرل صاحب تھے, جنرل افضل, جو اس کے کووڈ کے دوران اس کے انچارج ہے, ان کے اوپر جو ہے نا سینکڑوں ارب روپے کی خود کے الزامات ہیں اور اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو ابھی بھی NDMA بھی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایڈوائزری جاری کر دیتے ہیں, یا کوئی پراپر جو پلاننگ ہے وہ نہیں ہے. اب دنیا جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھتی ہوئی اس کے اوپر بہت زیادہ پلاننگ ہو رہی ہے, بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. بلکہ فلڈنگ کو دیکھنا ہو تو جو نیدرلینڈ ہے اس کے بہت اچھے ماڈلز ہیں کہ بیسیکلی اب ہوتا یہ جا رہا ہے کہ خاص کر جو اربن فلڈنگ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو لینڈ مافیا ہے وہ جو پانی کی جو نیچرل گزرگاہیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے اس کے اوپر پلاٹنگ کر کے گھر بیچتے جا رہے ہیں. تو اب جب بارش آتی ہے, پانی آتا ہے, پانی وغیرہ جب آتا ہے تو اس کو کیا ہے کہ نیچرل اس نے جب اپنے پاتھ سے گزرنا ہوتا ہے تو ہاں اس کو وہ ملتا نہیں, وہاں آلریڈی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور اس کی کوئی یعنی پیسے دے کر اپروول ہوتی ہیں بلڈنگس کی سارا چیزیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ پانی پھر ان علاقوں میں چلا جاتا ہے جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں, اور وہاں جو ہے کہ لوگوں کی جو ہے جانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور تباہی ہوتی ہے. کراچی تو اس سے بھی برے حالات سے ہر سال گزرتا ہے. تو بیسیکلی اس میں کچھ ذمہ داریاں تو ہیں کہ ہماری حکومت کی اداروں کی ہیں, لیکن کچھ ہمارے اپنے لوگوں کی, پھر ہمارا جو یونیورسٹیز ہیں, ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کی ہیں. بیسیکلی کلائمیٹ چینج کے اوپر پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ نئی ڈیولپمنٹس ہیں, ان کو ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے. سمپل اب میں فلڈنگ سپوز کہوں, اربن فلڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ آ رہا ہے کہ جی آپ جو فٹ پاتھ بنا رہے ہیں وہ کنکریٹ کے نہ بنائیں کیونکہ پانی اس کے اندر ابزارو نہیں ہوتا, اس کو پرفوریٹڈ رکھیں, یعنی اگر کچھ اسٹرکچر اس کا سیمنٹ کا ہے یا ٹائلز ہے تو کچھ اس کے اندر گیپس چھوڑیں کہ تاکہ بارش آئے تو پانی اس کا زمین کے اندر ابزارب ہو جائے. اسی طرح پھر کیا ہے کہ ابھی ہمارے لاہور کے اندر کچھ وہ بننا شروع ہو گئے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ جو ہیں واٹر ٹینکس بنائے جائیں. اس کے اندر پھر کیا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں جس طرح ساؤتھ کوریا کے اندر بھی ہے کہ انہوں نے دریاؤں کی یعنی گہرائیوں کو زیادہ کیا ہوا ہے, پھر اس کے اندر ٹینکس بنائے ہوئے ہیں کہ اگر پانی آتا ہے تو اس کا لیول کیا ہے کہ مینٹین رہے, اور خاص کر اگر ڈراٹ کنڈیشن جب آ جاتی ہے, جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ ٹینکس جو نیچے ہیں پانی کے ان سے پانی کو ریسائیکل کیا جائے. اس کے علاوہ بورنگ ہے کہ آپ جہاں جہاں پانی آپ کو ہے کہ اکٹھا ہو رہا ہے وہاں اس کی کیا ہے کہ ڈفرینٹ بورنگ کر دی جائے, اور اس بورنگ سے پانی کیا ہے کہ ابھی میں نے سنا ہے کہ CDA نے شاید پروجیکٹ ابھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ یہ انہیں ڈفرینٹ ایریاز میں بور کرتے جا رہے ہیں تاکہ جب بارش کا پانی ہے تو وہ انڈر گراؤنڈ چلا جائے, تاکہ انڈر گراؤنڈ پانی کا لیول بھی زیادہ ہو جائے. خاص کر یہ کام کراچی کو کرنا چاہیے کیونکہ کراچی میں ویسے بھی انڈر گراؤنڈ واٹر کا ایک تو مسئلہ ہے کہ سالٹی واٹر ہوتا ہے, تو ان کو انڈر گراؤنڈ ٹینک کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اگر وہ بورنگ کے تھرو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پانی واٹر سالٹی ہو جائے, تو بہتر ہے کہ ٹینکس بنا کر اس کو وہ پریزرو کریں. پھر کیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ آپ اپنے سیوریج واٹر کے جو پائپس ہیں ان کو علیحدہ رکھیں, یہ جو رین کا واٹر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نیوزی لینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں واٹر سپلائی کا جو سسٹم ہوتا ہے جو دور دراز جو ہمارے گاؤں کے یا پہاڑوں پر جو گھر ہوتے ہیں میں نہیں ہوتا, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہی رین کے واٹر کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر بہت بڑے بڑے ٹینکس پلاسٹکس کے لگے ہوتے ہیں, جو پوری چھت کا یا جو بھی پانی ادھر گرد سے اکٹھا ہوتا ہے وہ اس ٹینک کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کو وہ پھر پانی کو ریسائیکل کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی گھر کی کلیننگ کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے. تو پینے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو فلٹر کر لیں یا پھر کیا ہے ابال کر یوز کر سکتے ہیں, لیکن ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف اپنے گھر کی صفائی اور چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو فلڈنگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیونکہ جو پہاڑوں علاقوں سے دریا یا بارشیں گزر رہی ہوتی ہیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا, لیکن جو ہی ہمارے نیچے میدانی علاقوں میں جنوبی پنجاب میں یا سندھ کے علاقوں میں پہنچتا ہے تو کیونکہ وہاں خاص کر بلوچستان میں وہاں زمین فلیٹ ہوتی ہے تو زیادہ نقصان ہوتے ہیں, وہاں پشتے جو ہیں دریا کے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتے. تو اس کے اوپر پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے کہ کچھ لیئرز کے اندر اس کی بنائی جائیں, پھر اس کے درخت لگائے جائے تاکہ پانی جو ہے اس کو, اور پھر
जो नेचुरल पानी की जो गुजरगाहें हैं छोटी छोटी जो उसको मिल रही होती हैं, उनको ब्लॉकेज को ख़त्म करें, और ये काम रेगुलरली होगा तो तब जाकर जो है चीज़ें मेंटेन हो सकेंगी। फिर इसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अब बाहर मुल्कों में क्या होता है कि डिफरेंट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं कंस्ट्रक्शंस के, या कोई आइडियाज़ लेकर आ रहा है कि पानी को किस तरह स्टोर करके उसको एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करना, वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व है। अब हमारे पास गवर्नमेंट का क्या है कि एक तो कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बनी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि MDMA वाले उनको जो है ना मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज को कोई बताते भी होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हर इदारे का को अपना मैकेनिज़्म है और अपनी चीज़ें वो लेकर चल रहा होता है। तो बेसिकली एक तो इस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि कंट्री के अंदर कोई भी चाहे डिसीज़ का डिज़ास्टर हो या नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो उसका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो प्रॉपर हो और फिर लोगों को रिलीफ दिया जाए। यानी आपको मैं बताता हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर पानी की क्योंकि शॉर्टेज इस तरह है कि क्योंकि कुछ यहाँ जो नेचर इंडिजिनियस लोग हैं माओरी, वो उस वाटर की मलकियत रखते हैं, तो सिटीज़ को पानी बाज़ औक़ात नेचुरल रिसोर्सेज से लेने में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और फिर पानी, क्योंकि दुनिया का वाहिद मुल्क न्यूजीलैंड है जहाँ एक रिवर को एक जितने इंसान के हकूक़ हैं उतनी उसको हासिल हैं, ना तो उसमें आप गंदगी फेंक सकते हैं, ना आप उसको जो है ना इस गैर ज़रूरी तौर पर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ इनको पानी का जो शहर की कौंसल्स हैं उनको इशू होता है, तो जो एक रीजन है वाइकाटो या क्राइस्टचर्च, उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो गवर्नमेंट लोगों को फ्री ऐसी शावर दे रही है कि जो अगर नॉर्मल आप पानी से नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, तकरीबन 10-15 लीटर यूज़ कर लेते हैं, तो वो शावर ऐसा होगा कि आप उससे एक दफ़ा नहाने से 3-4 लीटर पानी आप बचा लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। फिर उसमें क्या है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की यानी वो प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ कि जी किसी गवर्नमेंट के पास, बजाय इसके कि गवर्नमेंट टेंडर करे और बताए कि हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब गवर्नमेंट को काम करती है तो बहुत ज़्यादा करप्शंस होती हैं। तो यूनिवर्सिटी या एकेडेमिया जो है वो इन बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर चले कि मुल्क के अंदर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए, फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ हो सकता है। फिर उसके अलावा हमारे मुल्क में क्या होता है कि खासकर जो हमारे नादरन एरियाज़ हैं या इवन इस्लामाबाद के अंदर हम शाहदरा वगैरह में जाएंगे तो जो भी वाटर की स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर टूरिस्ट पॉइंट पर लोगों ने वो ढाबे और छाबे लगाकर जो है ना उसके अंदर गंदगी फेंकते जा रहे हैं, और बल्कि बाज़ लोगों ने तो पानी के अंदर चारपाइयाँ डाली होती हैं और उधर ही सारा कुछ हो रहा होता है। तो वो गंदगी क्या है कि कहीं ना कहीं जाकर इकट्ठी होकर ब्लॉकेज हो रहा होता है उसका, और जब ये बारिश वगैरह का पानी आता है तो उस ब्लॉकेज की वजह से पानी क्या है कि नशेबी इलाकों में चला जाता है, जिससे लोगों के घरों को या फसलों को नुकसान पहुंचता है। बलूचिस्तान के अंदर भी इसी तरह है। फिर उसके अंदर कम्युनिटी एक और काम कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है, मुशर्रफ दौर के अंदर उसमें काफ़ी काम हुआ कि स्मॉल डैम्स के ऊपर, बजाय इसके कि बड़े बड़े डैम बनाने के बजाय स्मॉल डैम्स बनाए जाएँ। उसमें क्या है कि एक इलाके के लोगों को सपोज पता है कि हर साल यहाँ सैलाब आता है, उनके इलाके के इतने लोगों को फसलों का नुकसान होता है, जानवर मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, तो वो लोग मिलकर कुछ कम्युनिटी का फंडिंग रेज करके कुछ क्या है कि अपने छोटे मोटे डैम बना सकते हैं नशेबी इलाकों में। हमारे जब हम गांव में होते थे जब तो वहाँ उस टाइम होता था घाटियाँ, लोगों ने अपनी ज़मीन के अंदर जहाँ देखते थे कि नशेबी इलाका बनता है उसको उन्होंने बाकायदा सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए छोड़ा होता था, और वहाँ जानवर भी पानी पी रहे होते थे। और मज़े की बात यह है कि जब ड्रॉट आता है सर्दियों के दौरान तो वो जो घाटियाँ होती थी वो जानवरों को पानी पिलाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। तो ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर जो है उसी ओल्ड ट्रेडिशंस को अपनाने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि हमारा अब जितना भी एक तो पानी है सारा वेस्ट होकर चला जाता है समंदर के अंदर, और दूसरा जब ये पानी आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाता है, तो बजाय उसके कि हम क्या करें कम्युनिटी लेवल पर लोग आपस में मिलकर उसके स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाएं पानी की स्टोरेज के, या फिर क्या है कम्युनिटी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हों कि जी आपका कोई इलाका गुजर रहा है दरिया का, तो उसके किनारे पर क्या है कि दरख्त लगाए जाएं बहुत ज़्यादा, ताकि पानी जो है वो जब आए तो उसको सैलाब को रोकथाम के लिए दरख्त लगी हुई हों। तो ये डिफरेंट चीज़ें मिलकर कम्युनिटी काम करेगी तब जाकर हमारा मुल्क सेव होगा, वरना आने वाले दिनों में ये क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, क्योंकि जो ग्लोबल क्लाइमेट वर्ल्ड इंडेक्स है उसके अंदर जो मैंने कहा हुआ है कि मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं लास्ट डिकेड के अंदर और नेक्स्ट कमिंग डिकेड्स में, वो उनमें पाकिस्तान जो है 7वें 8वें नंबर पर है। और उसके साथ हमारे यानी सिर्फ 2018 या 17 के अंदर एक रिपोर्ट में मेंशन है कि
پاکستان نے 3 سے 4 ملین ڈالر یعنی اس کا 300 to 400 ملین ڈالر کا لاس ہوا ہے اینولی. تو یہ چیزیں ہیں جن پر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، لوگوں کو ایز اے سٹیزن اور کامن جتنی بھی لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے. تب جا کر ہمارے ملک میں ہیومینٹی کی ویلیو ہوگی، چیزیں بہتر ہونے کی طرف جائیں گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اس ڈیزاسٹر سے نکالے اور اس کے اندر سب کو سیف رکھے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.